आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 12 घर्षण में। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। कभी अपन ने जब वाहन अपन चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो हम उसमें ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगा करके साइकिल की या मोटरसाइकिल की गति को कम कर दिया करते हैं, या उसको ब्रेक लगा करके एक जगह पर रोक दिया करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि ब्रेक लगाने से वाहन क्यों रुक जाता है। इसी प्रकार से कभी किसी जो गेंद होती है, गेंद पर जब किक लगाई जाती है तो वह लुढ़कती हुई जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसकी जो गति है वह मंद हो जाती है और धीरे धीरे करके वह रुक जाती है। प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार से वह रुकती क्यों है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कभी हम किसी चिकने फर्श पर अथवा अपना जो पैर है वो केले के छिलके पर पड़ जाता है तो हम फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो कई प्रश्न अपने मन में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन्हीं प्रश्नों का जो आंसर है वो हम इस अध्याय में निकालते हैं। उससे पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के अनुसार में जैसा चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर कि हम एक पुस्तक लेते हैं और पुस्तक को हम थोड़ा सा बल लगाते हैं। जैसे हम बल लगाते हैं वैसे ही पुस्तक अपने स्थान से खिसकती है, लेकिन जैसे अपन बल लगाना बंद कर देते हैं तो वह पुस्तक अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है, अर्थात वह गति करना बंद कर देती है। इसी प्रकार से जब बल हम दूसरी दिशा में लगाते हैं तो पुस्तक की जो गति की दिशा है वो भी बदल जाती है, और जब तक बल लगाते हैं तब तक वह गति करती रहती है। जब बल लगाना बंद कर देते हैं तो वह रुक जाती है। अर्थात जब पुस्तक गति करने लग जाती है तो जब हम बल लगाते हैं तो वह गति करती रहती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई बल ऐसा है जो उस पुस्तक की गति का विरोध करता है, और इस प्रकार से जो विरोध करने वाला जो बल होता है ना, इसी को ही हम घर्षण बल कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा से बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा की में कार्य करता है, और यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अर्थात घर्षण की क्या परिभाषा हो जाएगी कि वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम घर्षण बल जो है पुस्तक और मेज के जो पृष्ठ है इसके बीच में कार्य करता है। तो क्या सभी पृष्ठों पर यह समान प्रकार से बल लगता है, या चिकनेपन पर निर्भर करता है, या अन्य प्रकार के कोई पृष्ठ हैं तो उसमें बल की जो मात्रा है वो अलग प्रकार की होती है। इसको भी हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। जैसा चित्र में दिखाया गया है कि एक ईंट है और ईंट को अपन ने धागे से बांधते हुए और एक कमानी तूला के साथ में उसको बांध दिया है। अब हम ईंट को खींचते हैं। जैसे ईंट को खींचेंगे उस समय हम लगाए गए बल का जो मान है वो कमानीदार तुला में नोट करेंगे। इसके पश्चात फिर हम इसी ईंट को किसी पॉलीथीन का टुकड़ा में लपेट देते हैं। जैसे पॉलीथीन के टुकड़े में इसको लपेटेंगे और लपेटने के बाद में फिर वो एक कमानीदार तुला की सहायता से फिर हम इसको वो खींचते हैं। तो पहले वाले लगाया गया जो बल का मान था और जो अब लगाया गया जो बल का मान है, दोनों में क्या कुछ अंतर होता है? तो हम देखते हैं कि पॉलीथीन लपेटने के बाद में बल कम लगाना पड़ता है, जबकि पहले बिना पॉलीथीन लगाए बल अधिक लगाना पड़ रहा था। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लगाने से वह चिकना हो जाता है। जब चिकना हो जाता है तो हमें
बल कम लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से एक क्रियाकलाप और करते हैं। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए, यानी कि लेटा हुआ या टेढ़ा हुआ कोई पटिया पर रख देते हैं। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई भी लकड़ी का तख्ता उपयोग में ले सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई जो पेंसिल सेल है उसको उस बिंदु से नीचे लुढ़कने के लिए करिए और रुकने से पूर्व वह मेज पर कितनी दूरी तय करता है यह हम नोट कर लीजिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो जब यहाँ से सेल को अपन लुढ़काते हैं तो सेल लुढ़क करके जाता है और उसे अपन यहाँ पर जहाँ तक वो सेल गया है उसको नोट कर लेते हैं कि वो सेल कहाँ तक गया है या कितनी दूरी तक गया है। फिर हम इसी प्रयोग को दूसरी तरह से करते हैं। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा बिछा देते हैं और कपड़ा बिछाने के बाद में फिर वही नत समतल की सहायता से सेल को हम लुढ़काते हैं। फिर हम जब लुढ़काते हैं तो कपड़े पर जो सेल कहाँ तक पहुँचता है उसका हम जगह को वापस पुनः नोट कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि पहले जो सेल था वो अधिक दूरी तक जाता है, जबकि कपड़े के ऊपर जो सेल है वह कम दूरी तय करता है। इसी प्रकार से कपड़े के अलावा रेत बिछा कर के भी हम इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि चिकनी सतह पर यह सेल जो है वह अधिक गति करता है, जबकि जो खुरदरी सतह होती है उस पर यह कम गति करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने का प्रयास हम करते हैं और इसके परिणाम पर हम चर्चा करते हैं। तो इस आधार पर हम ये कहेंगे कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं हुआ करती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंसाया करती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन को पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे व रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, जबकि यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो अधिक घर्षण बल यहाँ पे लगाना पड़ता है। और जब यह पृष्ठ चिकना होता है तो इसमें अनियमितताएं थोड़ी सी कम होती हैं और हमें बल जो है वो कम लगाना पड़ता है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि दो पृष्ठों के बीच में अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी और इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच करके कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति उस पर नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हुआ रहता है। इसी प्रकार से एक अनुभव अपन को और देखने को मिलता है कि यदि कोई भारी बक्सा होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया जाता है। जब इस प्रकार से सरकाया जाता है तो उसमें भी अपन को एक अनुभव देखने को मिलता है कि जब भारी बक्सा होता है उसको विराम अवस्था से जब गति दी जाती है तो अधिक बल लगाना पड़ता है, लेकिन यदि वो गतिशील अवस्था में आ जाता है तो फिर हमें उसको सरकाना थोड़ा सा आरामदायक लगता है। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये चित्र में ये बक्से को खिसकाया जा रहा है। खिसकाने के लिए एक बार तो गतिमान करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। जब एक बार गतिमान हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा कम बल लगाना पड़ता है।
ऐसा क्यों होता है? किसी रुकी हुई वस्तु पर विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर जो लगाया जाने वाला बल होता है वह स्थैतिक घर्षण का माप होता है। और जब इसके विपरीत, जब किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक जो बल होता है वो उसे सर्पिल घर्षण का माप होता है। अब यहाँ पर ये देखने का है कि जब किसी स्थिर वस्तु को जब हम बल लगाते हैं तो उस पर स्थितिक घर्षण का कार्य करता है, और जब वस्तु गतिज अवस्था में आ जाती है तो उस पर लगाया वाला जो बल है वह सर्पिल घर्षण कहलाता है। जब बॉक्स सरकना प्रारंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है और वह पर्श के संपर्क बिंदु में धंस सके। अतः सर्पिल घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। किसी बॉक्स में गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अब हम बात करते हैं ये जो दो वस्तु या दो पृष्ठों के बीच में जो घर्षण लगता है ये हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। तो यह घर्षण कई स्थानों पर हमारे लिए लाभदायक होता है परंतु कई स्थानों पर भी ये हानिकारक भी होता है। अर्थात यह हर स्थिति में अनिवार्य भी कह सकते हैं कि हर स्थिति में यह अनिवार्य भी होता है। एक जैसे उदाहरण के तौर पर एक कांच का गिलास और एक कुल्हड़ जो मिट्टी का बना हुआ रहता है, दोनों में से किसको पकड़े रहना आसान होता है? आप सामान्यतः कहेंगे कि गिलास की जो बाहरी परत होती है वो चिकनी होती है और जो कुल्हड़ है उसकी परत जो है वो चिकनी नहीं होती है। तो कांच को हाथ में पकड़ना आसान होता है। कांच को हाथ में पकड़ना इतना आसान नहीं होता जितना कि कुल्हड़ को पकड़ना होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कांच चिकना होने से वहाँ पर घर्षण नहीं होता है और घर्षण नहीं होने से वह फिसल सकता है, अर्थात उसको पकड़े रहना थोड़ा सा कठिन होता है। जबकि कुल्हड़ के बीच में और हाथ के बीच में घर्षण ज़्यादा होता है तो उसे पकड़ना आसान हो जाता है। यही दूसरा उदाहरण इस प्रकार का है कि मार्बल के गीले फर्श पर अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। तो क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं। जब आपके शिक्षक चौक से सामपट्ट पर लिखते हैं तो सामपट्ट का जो रुक्ष पृष्ठ है वह रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है। वो उतरे हुए जो कण होते हैं वह बोर्ड पर चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क अथवा वाहनों के टायर के बीच में घर्षण न होता तो वाहनों को न तो गति प्रारंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही उन्हें दिशा में परिवर्तन किया जा सकता था। यदि कोई वस्तु गति प्रारंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वह घर्षण नहीं होता है। अर्थात किसी भी गति को प्रारंभ होने के बाद में रोकने के लिए घर्षण आवश्यक होता है। आप दीवार में कील ठोक नहीं सकते, आप धागे में गांठ बांध नहीं सकते। घर्षण के बिना हम भवन का निर्माण भी नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में घर्षण आवश्यक होता है और घर्षण के बिना हम कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं।